नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। पहले ही दिन उन्होंने सिवान, गोरियाकोठी और वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए उमड़े। साथ ही आपको बता दें कि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में कई विकास कार्य किए हैं और अगर फिर से सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य एक नई विकास गाथा लिखेगा। की कांग्रेस, लालू यादव की त्याग तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की विकेश, वीआईपी और उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि किसी तरह से मोदी जी को रोकिए, किसी तरह से नीतीश बाबू को रोकिए, किसी तरह से एनडीए को रोकिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और विकास का विरोध करिए। लेकिन इनमें से किसी के पास बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। भाइयों बहनों, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अनुभव केवल एक ट्वीट करने तक सीमित है और राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने के बाद कहां चला जाते हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में युवाओं को भड़काने और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों को चेतावनी देते हुए अर्बन नक्सल गैंग का भी जिक्र किया। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। करण माहरा का कहना है कि मुख्यमंत्री के हर भाषण में अब कुछ तयशुदा शब्दों का प्रयोग हो रहा है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि अगर इन शब्दों को हटाया जाए तो मुख्यमंत्री के पास जनता से कहने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब यही शब्द उनके भाषण की ढाल बन गए हैं। तो करण माहरा ने सीएम धामी पर टिप्पणी की और भाषणों में अर्बन नक्सल शब्द की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उनके भाषणों में देखा जाए तो अर्बन नक्सल शब्द ही ज्यादातर उपयोग में लाए जा रहे हैं और उन शब्दों को अगर उनके भाषण से हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री धामी के पास कुछ नहीं बचेगा कहने के लिए और ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने का भी उन्होंने यहां पर आरोप लगाया है। उधर हल्द्वानी स्थित इंस्पिरेशन स्कूल में फ्रांस से आए 30 विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों का पारंपरिक स्वागत किया गया। ला फ्रेहिंदी संगठन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच में सांस्कृतिक शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना था। स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर गीतिका बल्यूटिया, प्रबंधक दीपक बल्यूटिया, प्रधानाचार्य अनुराग माथुर और उप प्रधानाचार्य ममता तनेजा ने फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का तिलक और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया है। इस दौरान दोनों देशों के विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से एक दूसरे की परंपराओं और शिक्षण प्रणाली को करीब से जाना। फ्रांस और इंडिया बहुत ज्यादा कॉपरेशन हो रहा है। हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे, डिफेंस लेवल पे बहुत कॉपरेशन है। तो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेहिंदी करके, जिसमें FRE फ्रेंच से आया और हिंदी हमारी लैंग्वेज है फ्रेहिंदी, जो कि स्कूल और कॉलेजेस को फ्रांस के, इंडिया के स्कूल एंड कॉलेजेस से जोड़ती है। तो ये स्कूल हमने इंस्पिरेशन चुना है हल्द्वानी में, बिकॉज ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय में पड़ता है और यहाँ पर जो इनके इथॉस हैं, यहाँ पर फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है। और तो हमें ऐसे स्कूल से हम टाई अप करते हैं क्योंकि ये बच्चे शायद फ्रांस कल को नए बहुत कुछ सीखने को है। फ्रांस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मिशेलिन टायर है, लुई विटॉन है, आपका ये सिट्रो है, आपकी रफाल वहां से आते हैं, आपकी एयरबस जो प्लेन होता है वो वहां से आता है। 30 स्टूडेंट्स जो है फ्रांस से आए हैं और ये एक कल्चर और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो बच्चे आए हैं और कुछ एक्टिविटीज हमने प्लान की है जिसमें फ्रेंच स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स
पार्टिसिपेट कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि म्यूजिक है, टैलेंट के मैचेस भी हैं, डांस है। उसके अलावा कल्चर भी हमारा एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया का। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो बच्चे आज देखेंगे किस तरह से वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक छोटी सी ट्रिप भी मार्केट की प्लान की है, जिसमें लोग देखेंगे कि किस तरह से मार्केट लगती है यहाँ। That's really cool. I like the dance and the culture. The food is really good. In this school, I really feel like accepted. I really like the school, and it's the first public school that I've seen in India. But I love the course. They were really cool. Sorry. I feel like really good. Like it's the first time, but like it's amazing. It's like a dream. I think that I can never do this again. So like really, this is kind of dream for me. हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर हल्द्वानी मंडी समिति के परिसर में पार्क और मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट सहित कई वरिष्ठ दायित्वधारी मौजूद रहे। इस दौरान पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पंडित तिवारी ऐसी प्रतिभा के धनी थे कि वह 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 बार केंद्र के मंत्री और राज्यपाल सहित जो है देश के महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे हैं। उत्तराखंड में सिडकुल की स्थापना सहित उन्होंने अपने जीवन में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की 100वीं जयंती है आज। उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें हम याद भी करते हैं कि जो विकास उन्होंने उत्तराखंड को जो नींव रखी और पूरे भारतवर्ष में भी उनका जो विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि तिवारी जी दलगत राजनीति से, जात पात की राजनीति से उठ करके जो पहाड़ का, भाबर का और तराई क्षेत्र का जो उन्होंने कौमी जिसको गुलिस्ता बनाया और सिडकुल से लेके और यहाँ के युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड IIT से लेके सारी चीजें लेके आए, तो तिवारी जी को आज हम याद करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम हमारे मंडी समिति में, हमारे मंडी समिति के परिसर के अध्यक्ष जी अनिल भाई डब्बू जी ने जो रखा, मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। नरेंद्र तिवारी पहाड़ के कोने से लेकर देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम किया है। पढ़ने में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, विकास में भी गोल्ड मेडलिस्ट है और एक नया दर्शन उन्होंने दिया पार्टी और विचारधारा से होकर। आज उनकी 100वीं जन्मतिथि है, आज पुण्यतिथि भी है। मैं जब मंडी में घूमता था, लोग कहते थे इस मंडी की स्थापना भी तिवारी जी ने की है। तो मुझे लगा कि इस पार्क पर जहाँ लोग घूमेंगे फिरेंगे, तिवारी जी की मूर्ति स्थापित करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तिवारी जी एक विशाल वट वृक्ष थे, जैसा आज वहाँ वक्ताओं ने कहा। बरगद का एक पेड़ थे और उत्तराखंड के एक बहुत छोटे से ग्राम बदियूनी से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मतलब पूरे भारत में पहाड़ का नाम ऊंचा किया है। विकास के रूप से बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उद्योग स्थापित करना हो, युवाओं के बीच में संचार का काम हो, मतलब दल से ऊपर हट करके जो राजनीति करते थे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, वो अंतिम समय में बीजेपी में भी हम लोगों के साथ आए। उधर भीमताल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प और विधानसभा भीमताल सम्मेलन के तहत कार्यशाला बी फार्मा कॉलेज में आयोजित की गई और इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यशाला में कहा कि दीपावली जैसे पर्व पर दीपक और अन्य उत्पादों में स्थानीय स्तर के सामान का उपयोग करना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण के अनुकूल पहल होगी बल्कि स्थानीय लोगों और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। वक्ताओं ने जनता को आत्मनिर्भर बनने और देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। स्वच्छ प्रधानमंत्री और प्रदेश के स्वच्छ मुख्यमंत्री जी का अभियान है स्वदेशी अपनाओ अभियान।
और स्वदेशी जनजागरण अभियान हमारा चल रहा है, उसी को लेकर के आज यहाँ पर संकल्प दिवस के रूप में हमने एक सेमिनार का आयोजन किया था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, कनिष्ठ पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो हमारे पार्टी का विजन है, मोदी जी का उद्देश्य है कि हम लोग विदेशी किसी भी वस्तुओं पर निर्भर न रहे। शक्ति केंद्र के संयोजक, हमारे सहनता जिले में अधीनता विधानसभा के संयोजक, जिलों में उत्तराखंड में इस वर्ष हुई बरसात से कई क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुरोला क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जानकारी दी। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि पुरोला सबसे पहाड़ी क्षेत्र है और यहां आपदाओं का नाता रहा है। इस बार की बरसात में क्षेत्र में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बागवानों के सेब खराब हो गए और मंडी तक नहीं पहुंच पाए। इस नुकसान का आकलन उन्होंने खुद किया और जिलाधिकारी समेत अन्य माध्यमों के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस नुकसान के लिए कुछ न कुछ सहायता राज्य सरकार की ओर से अवश्य मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस वर्ष की बरसात ने पुरोला क्षेत्र की कृषि और आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर डाला है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी जो विधानसभा है सीमांतवर्ती विधानसभा और सबसे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे आपदाओं का बड़ा नाता है। आपने देखा होगा 2019 में आराकोट बंगाल में जो आपदा आई थी, बहुत बड़ी हमारी जो हॉर्टिकल्चर की एक बेल्ट मानी जाती है, जो बैकबोन्स है, वो हमारी जो जितनी भी परिसंपत्तियां थी उसका नष्ट हुआ। और उसके बाद कई जगह जो इस बार की जो बरसात ने जो है बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो उसको लेकर के पूरा आकलन करके मैंने पर्सनली लेवल पे जाके जिला प्रशासन को लेकर के तमाम मोर देन अगर कुछ नहीं तो 400-500 करोड़ का आसपास का जो है क्षति मेरे क्षेत्र में। वो क्षति इसलिए मानी जाए क्योंकि जब बरसात का आपदा आई थी तो सड़कें क्लाउड ब्लास्ट हो गई थी। उस दौरान जो हमारा सेब निकलता है, तो बागवानों का आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोगों के एक ही बागवान के जो 2-2 करोड़ के सेब जो खराब हुए, कुछ गाड़ियों में सड़ गए, कुछ जो निकाल नहीं पाए क्योंकि और मंडी तक नहीं पहुंचे। देहरादून में साइबर सुरक्षा माह के तहत यहां पर एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि इसका ब्रीच होना बड़े साइबर फ्रॉड का कारण बन सकता है। एएसपी कुश मिश्रा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गूगल पर क्या मुझे प्योन किया गया सर्च कर रहा है और यह जांच कर सकता है कि उसका डेटा लीक हुआ है या नहीं। उन्होंने अनजान लिंक पर जो है क्लिक न करने और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए चल रहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सतर्क रहने की हिदायत दी है। कुश मिश्रा ने कहा कि एपीएन सर्वर और टोर सर्वर इंजन के कारण अपराधियों तक जो है पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता रहा है और इसीलिए जागरूकता की ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने आमजन से साइबर क्राइम सेल की व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी से जुड़ने की अपील भी की ताकि लोगों को नए फ्रॉड तरीकों की जानकारी मिलती रहे। बहुत तरीके की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं। डिजिटल फ्रॉड आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया, जॉब रिलेटेड स्कैम्स हो गए, फेक ऐप स्कैम्स हो गया, एसएमएस बॉम्बिंग हो गया, ओटीपी शेयरिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ स्कैम्स आर देयर। तो इसमें जो डिजिटल अरेस्ट और ये सारी चीजें हैं, ये आपका डाटा जब ब्रीच हो जाता है तभी क्रिमिनल उस डाटा को इस्तेमाल करके यूज करता है एंड उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब इसको बचने का एक तरीका है, हमने नेमोनिक कॉइन किया है पापा। जो पापा है, पहली चीज नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। दूसरी चीज, अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, अवॉइड शेयरिंग योर ओटीपी विद एनीवन। तीसरा चीज, अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज करें।
यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसील देहरादून के ग्राम आर्केडिया ग्रांट में धान की फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खुद किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की फसल की कटाई में हिस्सा लिया। बता दें कि प्रयोग के दौरान 43.30 वर्ग मीटर के प्लॉट से कुल 17 किलो 500 ग्राम धान की उपज प्राप्त हुई। इस प्रयोग का संपादन राजस्व उप निरीक्षक द्वारा GCES और CCE एग्री ऐप के माध्यम से किया गया। खेत से ही उपज का डेटा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के प्रयोग फसलों की औसत उपज के आंकड़े जुटाने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सटीक मूल्यांकन के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। जैसे जैसे देहरादून में दीपावली का त्योहारी नजदीक आ रहा है और ऐसे में जो है शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बता दें कि जिसके चलते सड़कें तो पहले ही जितने हैं और ऐसे में लेकिन नई गाड़ियों के आने से ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या गंभीर हो रही है। तो वहीं इस स्थिति को देखते हुए देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी त्योहारी खरीदारी जल्द से जल्द पूरी कर लें ताकि आखिरी दिनों की भीड़भाड़ और परेशानी से बचा जा सके।
लगातार हर दिन जो है लगातार नई गाड़ियां रोड पे आ जा रही हैं। हालांकि रोड तो उतनी चौड़ी है और पार्किंग भी देखिए हमारे पास जो है लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल है। तो यही पब्लिक से हम अपील करते हैं, यही हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश यही है कि देखिए अपना काम जो है वो एंड मोमेंट के लिए, आखिरी दिन के लिए वेट ना करें। अभी काफी टाइम है दीपावली में, तो मेरी यही अपील है कि जो खरीदारी आपको करनी है तो उसको आज कल में अपना वो निपटा लें। और जो आने वाले मतलब 17, 18 या 19 तारीख है, तो ऐसे में जो है 4 व्हीलर स्पेशली 4 व्हीलर लेके अपना ना चले। अगर मूवमेंट करना है तो अपना पैदल है या अपना 2 व्हीलर से ही उसको प्रेफर करें। अगर सभी लोग 4 व्हीलर लेके बाहर निकल के आ जाएंगे तो देखिए उससे क्या होगी, ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक का प्रेशर भी बढ़ेगा, पार्किंग भी स्पेस अवेलेबल है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सभी को दिक्कत होगी इसमें। तो यही अपील है कि अपना जो काम है वो आजकल में अपना निपटा ले, ताकि जो एंड मोमेंट पे वेट ना करें और जो भीड़ वाली एरिया है इसमें। ऋषिकेश में गौरा देवी चौक पर धर्मांतरण रोकने के लिए संतों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रयागराज शिव शक्तिपीठ के स्वामी गंगाधर महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या के बाल योगी सूरजदास, योगी दीपक दास सहित कई दिग्गज संत शामिल हुए। सर्व समाज ऋषिकेश के बैनर तले हुए धरने प्रदर्शन में संतों ने सरकार से धर्मांतरण पर रोक लगाने को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून तो बनाया है, लेकिन कानून में जो प्रावधान आरोपी के लिए मौजूद हैं वह काफी लचीले हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। राज्य भर में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि उपायुक्त खाद्य सुरक्षा गणेश कंडवाल ने कहा कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ जाती है, जिनमें खासतौर पर मिठाइयां शामिल हैं। ऐसे में मिलावट की संभावना को देखते हुए पूरे प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 200 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। और इसके अलावा एक क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है, जो कि राज्य भर में निगरानी रख रही है। राज्य की सीमाओं पर भी जांच टीम तैनात है। नकली मावा और पनीर बरामद कर नष्ट किए गए हैं। करते हैं क्योंकि मैं तो हेड ऑफिस जो आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, जैसे आप जानते ही हैं कि त्योहार के टाइम पे जो है अचानक डिमांड बढ़ जाती है, खासतौर से मिठाइयाँ और ऐसे उत्पादों की जो आम जन द्वारा जो है त्योहार के टाइम पे प्रयोग में लाए जाते हैं। एफडीए उन सभी खाद्य सामग्रियों के चेकिंग के लिए तत्पर है और इसके लिए जो है पूरे राज्य भर में अभियान चला करके 200 प्लस डिफरेंट कॉमोडिटीज के सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें खासतौर से जो फोकस है वो है हाई रिस्क प्रोडक्ट, जो कि खासतौर से जिनमें जो है संभावना ज्यादा रहती है एडल्ट्रेशन की, जैसे दूध उत्पाद हो गए, तेल हो गए, मसाले हो गए, इसके अलावा मिठाइयां हो गई और घी आदि सामग्रियों के नमूने लिए गए हैं। 200 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और साथ ही नकली मावा पनीर बरामद कर नष्ट भी किए गए हैं, ये जानकारी दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रहा है। चूंकि त्योहारी सीजन जब नजदीक आता है तो ऐसे में जो है मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं और मिलावट की मिठाइयां जो है बाजार में बिकने लगती हैं और ऐसे में जो है उससे लोगों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। और उस पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मुस्तैदी के साथ यहां पर नकली मावा पनीर बरामद कर नष्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे में जो है बॉर्डर एरिया में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है लगातार एक्टिव नजर आ रही है। हर तरह से खाद्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए लगातार सैंपल्स लिए जा रहे हैं, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी 200 से अधिक सैंपल्स की जांच के लिए जो है भेजे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट की टीम से होती है ना राणा जी, क्योंकि मैं तो हेड ऑफिस लेके जाते हैं।
ट्रेंचिंग ग्राउंड में लेके जाते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। ये लोग करते हैं क्योंकि मैं तो हेड ऑफिस जो लेके जाते हैं, वही मैं जानना चाह रहा था किस तरह। उत्तराखंड सरकार राज्य में हवाई सेवा को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास लगातार कर रही है। सरकार का उद्देश्य आम जनता के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। अब जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम समेत राज्य के 25 प्रमुख पर्यटन स्थलों को शटल सर्विस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि इस दिशा में विभाग तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले यात्रा सीजन तक जो है शटल सेवा पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएगी। हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्लान पे, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे स्टेट में हमारा एयर नेटवर्क का एक्सपांशन हो रहा है। अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जोशीमठ और बद्रीनाथ जी की शटल सर्विस को ऐसी तरीके से जो हमारे 25 टूरिस्ट प्लेसेस हैं फेमस, उन्हें कनेक्टिविटी दी जानी है। और साथ ही आपके आरसीएस के और उत्तराखंड की जो यूएससीएस स्कीम है उसकी यात्रा रूट्स को भी बढ़ाया जाने का प्रयास है। धारचूला को भी जल्दी आरंभ करने की संभावना है। तो और अगर हम एयर स्ट्रिप्स की बात करें तो नैनी सैनी, पंतनगर और जॉलीग्रांट, तीनों हमारी जॉलीग्रांट का भी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।